हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत क्लासेस 24/7 में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का मंथन पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 हो चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जीके जीएस मंथन का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 हो गए हैं और इस जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट में है ये सभी क्वेश्चन आज नए स्लाइड और नए रूप में मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर किसी भी आप एक दिवसीय एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, टेट, सुपर टेट है, पेट है, आरओ, ठीक है, आरओ एआरओ है, जैसे जीडी है और अन्य जितने भी एक दिवसीय एग्जाम हैं जिसमें भी आपका जीके जीएस आता है, उस सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। शुरू करते हैं दोस्तों। ये आज का देखिए पहला क्वेश्चन है। ये पिछली वीडियो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों को कमेंट करना था। क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपको बताना था, ये क्या है। ठीक है, तो कमेंट करिए अगर आप लोगों को आता है ये तो। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो होगा वो होगा आपका रग्बी फुटबॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या होगा, रग्बी फुटबॉल। ठीक है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल होता है, होगा खेल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट देखते हैं अब लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है आज का, वायु में सापेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु उपकरण कौन सा है। ठीक है, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, वो किस यंत्र से मापी जाती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी ऑप्शन 1 है हाइग्रोग्राफ, ऑप्शन बी है कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी है कंपास, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हाइग्रोग्राफ। ठीक है, हाइग्रोग्राफ से वायु के सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक, कार्डियोग्राफ से क्या मापी जाती है, हृदय की गति। किसकी, हृदय की गति मापी जाती है, ये ध्यान रखना आपको। हृदय की गति कार्डियोग्राफ से मापी जाती है। कंपास से क्या है, ये दिशा सूचक यंत्र है आपका, दिशाएं मापी जाती हैं, दिशा सूचक है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बैरोमीटर, ये होता है वायुदाब। क्या होता है, वायुदाब मापने के लिए। ठीक है, बैरोमीटर किस लिए होता है आपका, वायुदाब के लिए। वायुदाब किससे मापी जाती है, बैरोमीटर से, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूरोप का वह गणराज्य जो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है तथा जिसे विश्व का अन्न भंडार एवं रोटी की डलिया भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा है देश, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है डेनमार्क। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है आपकी, कीव है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है, जेलेंस्की हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति। देखिए इसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि गेहूं उत्पादन। ठीक है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है आपका, चीन है। सेकंड स्थान पर कौन है, भारत है। ठीक है, यूक्रेन जो है, यूक्रेन के राष्ट्रपति भी मैंने बताया आपको पीछे, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, राजधानी क्या है, कीव है। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, आपका यूपी है। ठीक है, यूपी जो है गेहूं उत्पादन में प्रथम है और सेकेंड स्थान पर है आपका पंजाब राज्य। ठीक है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में, सेकेंड नंबर पर पंजाब में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है, कौन सा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप जो करता है वो राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है, कौन सा देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भूटान। ठीक है, भूटान देश जो है आर्थिक विकास की जो माप करता है, वो गणना वो राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है बताइए आप लोग, थिम्फू। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़ी जानकारियाँ उसके फैक्ट में देता रहूँगा दोस्तों,
और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए, भूटान हिमालय पर बसा है, ठीक है। भूटान जो है हिमालय पर बसा एक छोटा सा देश है। और भूटान की राजधानी क्या है, अभी मैंने आपको बताया थिम्फू है। भूटान की मुद्रा क्या है, नेगुल त्रम। क्या है, नेगुल त्रम भूटान की वर्तमान मुद्रा है। ये वर्तमान वहाँ के राजा या पीएम कह सकते हैं, ठीक है। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, लियो चेन लोटे सेरिंग, ठीक है। लियो चेन लोटे सेरिंग ये वर्तमान भूटान के पीएम हैं। ये वर्तमान का राष्ट्रीय फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण निम्न से कौन सी नदी करती है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जो जितनी नदियां गिरती हैं, जैसे ये आपका क्या है, ये भारत का मैप है, ठीक है। ये इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और ये क्या आपका अरब सागर है, ये खंभात की खाड़ी है यहाँ, ठीक है। इधर आपका श्रीलंका है, ठीक। तो कुछ नदियाँ क्या हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ क्या हैं अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से गिरने से पूर्व सबसे विस्तृत डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है। ऑप्शन ए है आपका ताप्ती, ऑप्शन ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। बताइए दोस्तों इसमें से क्या सही होगा, आप लोग कमेंट करते रहा करिए। इसमें से राइट आंसर होगा आपका, बताइए कौन सा होगा, कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी, ऑप्शन डी, ठीक है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व जो है एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा जो है किस नदी किनारे बसा, ये आपको देखना है। चंबल नदी किनारे, किस में, चंबल नदी किनारे राजस्थान का औद्योगिक नगर जो है कोटा वो है। कोटा किस नगरी किनारे है, चंबल नदी किनारे, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों प्रमुख नदियां इनसे देखते हैं, जैसे चंबल है, ताप्ती है, नर्मदा, कृष्णा, इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। सबसे पहले आपका चंबल नदी, ठीक है। कौन सी है, चंबल नदी। चंबल नदी क्या है, महुज जालौन, कहाँ ध्यान रखना है, चंबल नदी जो है महुज जालौन में यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि चंबल नदी किस नदी की सहायक है या यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है तथा यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। चंबल नदी एमपी के, ये ध्यान रखना आपको, कहाँ से निकलती है, ठीक है, जाना पाओ पर्वत, कहाँ से, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के जाना पाओ पर्वत से, वहाँ पर कौन सा स्थान है, बाचूपाई महू, ठीक है, बाचूपाई महू से निकलती है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है आपका, चर्मवंती, ठीक है, चर्मवंती, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल की सहायक नदियाँ आपको ध्यान रखनी है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है, देखिए शिप्रा है, सिंध है, सिंधु अलग है, देखिए ये सिंध है, ठीक है। सिंधु नदी जो है एक वो अलग नदी है, हाँ। ये क्या है आपकी, ये आपका सिंध है सिर्फ, काली सिंध, ठीक। कूनू नदी, ये आपकी चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान आपको याद रखना है, जानापाव पर्वत मध्य प्रदेश के बाचूपाई महू से निकलती है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है, चर्मवती, ठीक। चंबल नदी सूरत के समीप अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखना है, ठीक है। चंबल नदी जो है कहाँ गिरती है, ये ध्यान रखना आपको, कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में, या पूर्व से पश्चिम बहते हुए अरब सागर में सूरत के समीप गिरती है। कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है, सूरत के समीप, ठीक है। सूरत के समीप जो है अरब सागर में गिरती है यहाँ। ये जैसे आपका अरब सागर है तो यहीं आपको गिरती है, ठीक है। अगली नदी है दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, नर्मदा के बारे में जान लीजिए कुछ। नर्मदा नदी जिसे हम रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, रेवा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की ये 5वीं सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारतीय महाद्वीप की जितनी भी नदियां हैं उनमें से 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, ये ध्यान रखना है, मैकाल पर्वत अमरकंटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये कई बार आ चुका है, नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो आपको बताना है अमरकंटक शिखर मध्य प्रदेश, ठीक है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से।
नर्मदा नर्मदा नदी जो है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर, ये ध्यान रखना आपको, कहाँ, भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। भारत के अंदर देखिए, वैसे तो लंबी तो गंगा है, लेकिन वो बांग्लादेश में जाती है ना, इसलिए उसको नहीं देखा गया है। इसमें सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी, तो क्या बताना है आपको, नर्मदा नदी। ठीक है, किसके बाद सबसे लंबी, गोदावरी, फिर कृष्णा, उसके बाद आपकी आ जाएगी नर्मदा नदी। ठीक है, ये भारत के अंदर मतलब, ठीक है, किसी अन्य कंट्री में नहीं जाती है, ये ध्यान रखना आपको। तो तीसरी नंबर की नदी कौन सी है, नर्मदा। मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण नर्मदा नदी को जो है जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नर्मदा नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये मैंने अभी बताया आपको। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। ठीक है, ये जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन से इस तरह मैं एक्स्ट्रा पॉइंट देता रहूँगा दोस्तों, उसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। देखिए, कृष्णा नदी के बारे में कुछ जानकर ले लेते हैं हम लोग। कृष्णा नदी जैसे है पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। अगर कृष्णा नदी का आपका उद्गम स्थल पूछता है तो आपको बताना है महाबलेश्वर। ये कहाँ है महाबलेश्वर, पश्चिम घाट। ठीक है, देखिए ये दो घाट हैं, जैसे मैप है ये आपका, ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये पूर्वी घाट है, और ये क्या है आपका, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट हुआ और ये पश्चिमी घाट हुआ। तो पश्चिमी घाट में ही जो है एक पर्वत है जिसका नाम है महाबलेश्वर पर्वत, वहीं से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी तो मैं नदी ही बता रहा हूँ। इसकी कुल लंबाई कितनी है कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। ठीक है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, महाबलेश्वर पर्वत, कहाँ है, पश्चिमी घाट में, ये ध्यान रखना है आपको। कृष्णा नदी जो है दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना कि इसकी राज्य में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आनंद मठ। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत, ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। ठीक है, देखिए ये अष्टाध्यायी किसकी रचना है, बताइए, ये पाणिनि की रचना है। ठीक, पाणिनि की रचना है। गीतांजलि और गोरा, ये किसकी रचना है, टैगोर जी की। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इनके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, विस्तृत से कौन सी किसकी रचना है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित, सन 1882 ईस्वी में रचित। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक, आनंद मठ से क्या लिया गया है, आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक, तो वंदे मातरम की रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो ध्यान रखना आपको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, कब इन्होंने लिखा था इसको, 1882 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से लिया गया है ये, आनंद मठ से। ठीक है, तो आपका राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, ध्यान रखना, आनंद मठ से लिया गया है। अब ये ध्यान रखना आपको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, कपाल कुंडली, राजमोहन राजमोहन्स वाइफ, दुर्गेश नंदिनी, विश्वव्रज, देवी चौधरानी और वंदे मातरम, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना है आपको। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, कपाल कुंडला, ठीक है, राजमोहन हंस वाइफ, दुर्गेश नंदिनी, विश्वव्रज और देवी चौधरानी। ठीक है, और लास्ट है आपका वंदे मातरम। रचनाएं तो उनकी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो आपका जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, बात कर रहे थे हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनकी भी कुछ रचनाएं जान लेते हैं हम लोग। पूर्वी प्रवाहीन, क्या है, पूर्वी प्रवाहीन किसकी रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर मिलेगा ऑप्शन में, तो दोनों सही है आपका। ठीक है, टैगोर भी लिखते हैं कुछ लोग और कुछ ठाकुर भी लिखते हैं। और सेकंड कौन सी है, काबुली वाला, किसकी रचना है, रविन्द्रनाथ जी की। वनवाड़ी
घर और बाहर, गोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, गोरा, ठीक है। घर और बाहर किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। कणिका, महुआ, शिशु गोपाल नाथ, क्या है? शिशु गोपाल नाथ किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। जनगण मन किसने रचा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये आपकी पिक्चर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। गीतांजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? जैसे मालूम बताया हमने आपको, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जैसे ये आपका है, मैंने बताया अभी पीछे, ये आपको बंगाल की खाड़ी है, ये आपका खंबाती खाड़ी अरब सागर है, ठीक है। तो कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब देखिए, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस तरह का अक्सर एग्जाम में आते रहता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विजयवाड़ा नगर जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में आपका शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात इसी नदी पर बने हुए हैं, ठीक है, कृष्णा नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। कृष्णा नदी जल विवाद तीन राज्यों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट आपके लिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो किन राज्यों के बीच में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है, ये ध्यान रखना आपको। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्लाइड और न्यू पैटर्न पर ही बनी हुई है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, या तो लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चाय, काजू, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? ठीक है, यार को बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ठीक है, किस खेती के लिए? चाय है, काजू है, इलायची के लिए। ऑप्शन ए है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी है आपका लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जो है काजू, चाय, इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। अब देखिए, इनकी मिट्टी, कुछ प्रमुख मिट्टियाँ देख लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट है आपका काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये ध्यान रखना। कई बार, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपको क्या बताना है? काली मिट्टी, ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। काली मिट्टी को काली कपासी मृदा या रेगुर या रेंगड़ भी कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने आपको लिए हैं, इसमें ध्यान रखना। प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह के एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं, ठीक है, जीके से रिलेटेड जो हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काली कपासी मृदा या रेगुर या रेंगड़ भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बारिश नहीं होती है तो इसमें बड़े बड़े दरारें पड़ जाते हैं, ठीक है, ये दरारें पड़ जाते हैं मिट्टियों के बीच में, तो इसके कारण इसे क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, ठीक है। या घास फूस से ढकने वाली मृदा एवं सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो आपको बताना है काली मिट्टी में, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किस में होती है? काली मृदा में। अगली मिट्टी है लेटेराइट मृदा, ठीक है, यह सर्वाधिक निच्छालित मृदा होती है। लेटेराइट मृदा कैसी होती है? सर्वाधिक निच्छालित मृदा होती है, जो सर्वाधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों के सहारे विकसित होती है, ठीक है। जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है उनके पर्वतीय क्षेत्र के सहारे ये क्या होती है? विकसित होती है, ठीक है। बारिश जैसे होती है तो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उनसे यह बह बह के कट कट के वहाँ से आती रहती है, ठीक। इस प्रकार की मृदा में बागवानी कृषि जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, रबड़ है एवं सिनकोना, सिनकोना क्या दोस्तों? मलेरिया बनाने की जो दवा होती है, ठीक है, इससे ये क्या होती हैं? इस प्रकार की मिट्टी में प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं आदि फसलें हैं, ठीक है। कौन कौन सी फसलें हैं? लेटराइट मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? चाय, कॉफ़ी, कहवा, रबड़, सिनकोना आदि फसलें इसमें लेटराइट मृदा में होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाल मृदा। ठीक है, लाल मृदा को देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। लाल मृदा, इसका जो विस्तार होता है प्रायद्वीपीय भारत पर सर्वाधिक होता है, 18.5%। प्रायद्वीपीय भारत जैसे आपको मालूम ही है, ये आपका गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार होता पाया जाता है। कितना प्रतिशत है? प्रायद्वीपीय भारत की जो मिट्टी है उनमें से 18.5% लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मृदा का लाल रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको क्या बताना है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, आपको बताना है शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, ठीक है, ये कब लागू हुआ है बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसको लोग कमेंट करिए। ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। ठीक है, इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका, देखिए पूछा क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी करिए। 26 जनवरी 1950 को ये क्या होता है? आपका संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है, संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था ना, ये ध्यान रखना है। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, ये ध्यान रखना है, अंतिम बैठक। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ सही से, संविधान सभा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंतिम बैठक, ये क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और प्रथम बैठक कब हुई थी आप बताइए? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी? ये आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के दौरान मत देने की जो आयु है वह न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले क्या थी? आपकी 21 वर्ष थी। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। देखिए कमेंट करते रहा करिए। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसका देखिए ऑप्शन है क्या है आपका? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, ये तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, जो अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 88 89, कहीं देखिए 88 भी रहता है, तो इसको देख लीजिएगा आप जरा सा। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। देखिए इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे मैं देता रहता हूँ, तो आपको देखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जानकारी क्या है। संविधान संशोधन का प्रारूप, हाँ ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, संविधान संशोधन का जो प्रारूप है कहाँ से लिया गया है? ठीक, किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन का प्रारूप जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको क्या बताना है? संविधान अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है,
तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया जो भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, 9वीं सूची किससे संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये भी पीछे मैंने आपको बताया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सारे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं आपके सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। कमेंट जरूर करते रह करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस महाद्वीप में है। आपको बताना है जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में है। तो कौन सा महाद्वीप होगा। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। ठीक है, विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ देखिए ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, ये जो इसका उत्तरी पूर्वी भाग होता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है इसी के उत्तर पूर्व में स्थित है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं इससे रिलेटेड। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप हैं, ये आप जानते ही हैं। कौन सा, एशिया है, जैसे अफ्रीका है, यूरोप है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये ध्यान रखना आपको, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, सॉरी सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, ये आपका सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है आपका, थार मरुस्थल, कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, राजस्थान में है। सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, ये सब ये देखिए रिपीटेड, यहाँ सबसे ठंडा होगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ठंडा, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, गोभी मरुस्थल। और कहाँ पर है ये, चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, सबसे अगर ठंडा मरुस्थल पूछेगा आपको बताना है, गोभी मरुस्थल कहाँ है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 जुलाई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 29 जुलाई, ऑप्शन डी है 5 जून। ठीक है, देखिए 5 जून को क्या होता है, ये तो 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून को। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस होता है। ठीक है, 1 जुलाई को क्या होता है आपका, जीएसटी दिवस, क्या होता है, जीएसटी दिवस। जीएसटी कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 29 जुलाई। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जानकारी हैं, देख लेते हैं हम लोग स्लाइड में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 की थीम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 की थीम क्या है, इंडिया लॉन्च, ठीक है, इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, ये इसकी थीम थी 2022 के लिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 की थीम थी। वर्ल्ड टाइगर डे की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है पहली बार कब मनाया गया था, 2010 में। ठीक है, कब से मनाया गया था, 2010 से शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, जब इसे रूस में, ठीक है, रूस के जो सेंट पीटर्सबर्ग है टाइगर समिट हुआ था। ठीक है, वहीं इसे मान्यता दी गई थी, वहीं ये डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। कब हुई थी शुरुआत, 2010 से, कहाँ से, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको। विश्व वन्य जीव, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ है आपका, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी, 29 अप्रैल 1961 को, ये ध्यान रखना आपको। विश्व वन्य जीव कोष जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 29 अप्रैल 1961 को।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो WWF के संस्थापक जो हैं आपके प्रिंस फिलिप, कौन है? प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो लोगों ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से स्थापित किया था। ठीक है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग और प्रिंस फिलिप ने। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दिवस। ठीक है, देखिए जुलाई की बात हम लोग कर रहे थे 29 जुलाई की, तो जुलाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी देख लेते हैं। ठीक, तो 1 जुलाई को क्या होता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, और जीएसटी दिवस। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जीएसटी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। दोनों दिवस जो हैं 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। ठीक है, 4 जुलाई को क्या होता है? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस। ठीक है, कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है मलाला, इन्हीं के योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, भारत की आन बान शान, भारत की जीत का जो प्रतीक था। ठीक है, 26 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जुलाई माह के इम्पोर्टेंट दिवस थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर जुलाई से पूछेगा तो इन्हीं से किसी में से एक पूछ लेगा आपका दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, ये आपको बताना है कि साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है। ठीक है, ये इसकी कुछ फिगर है साइलेंट वैली की। ठीक है, यहाँ के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ की शांति, वहाँ का वातावरण दिखाया गया है। ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका केरल में है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, केरल में राष्ट्रीय साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोग कमेंट करिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। असम के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। और प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों में शेयर कर दें। इससे पहले आपके 3 पार्ट हो चुके थे जीके जीएस मंथन के, अगर उनको आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की भी क्लास चलती है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स 2020 का भी है, साइंस का भी क्लास चलता है, तो वहाँ से आप लोग वो सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह रहे थे असम के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे फेमस जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। दूसरा आपका मानस नेशनल पार्क असम में है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, कौन सा? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। असम के देखिए ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, काजीरंगा नेशनल पार्क और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। रायमोना नेशनल पार्क ये कहाँ है? असम में है। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। मानस नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखिए यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, कहाँ पर है ये आपको लोग कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कहाँ पर है। उत्तराखंड के कुछ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तराखंड के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपको देखना है, कौन कौन से हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, यूके भी आप कह सकते हैं शॉर्टकट में, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रामगंगा नेशनल पार्क या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है आपका रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यानी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो ये कुछ उत्तराखंड के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान थे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ठीक है, आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये इसको किसने बनवाया था, ये कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट करिए, करके बताइए जल्दी से। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस स्टेट में है? ठीक, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक, कुमारगुप्त प्रथम नालंदा में बुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। किसके? मौर्य वंश के, और चाणक्य के शिष्य थे। ठीक है, बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक, तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ठीक है, अशोक, ये ध्यान रखना आपको। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ये ध्यान रखना है। घनानंद कौन था? घनानंद जो है देखिए मगध साम्राज्य में जब मौर्य वंश की स्थापना नहीं हुई थी, तो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व मगध का साम्राज्य था, मगध का राजा था। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पर है बताइए? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये आपका राजगिरी बिहार में है। कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनवाया था, ये बता चुके हैं आपको। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, वर्तमान में आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, या इसको हम कह सकते हैं पाली। ठीक है, तक्षशिला भी कहते हैं, कहीं कहीं तक्षशिला भी लिखा रहता है। ठीक है, प्राचीन भारत में गंधार देश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तक्षशिला, गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था ये। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए, किसके? हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक, यहाँ पर चाणक्य आचार्य थे। ठीक है, चाणक्य जो है इसी विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, और चंद्रगुप्त जो है यहीं से शिक्षा ग्रहण किया हुआ था। ठीक, 405 ईस्वी में, ठीक है, 405 ईस्वी पूर्व जो है फाहान यहाँ पर आए थे। ठीक है, कौन आया था? फाहान, चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857, ये 1857 का लीजिएगा, इसमें मिस प्रिंट हो गया है, देखिए क्या होगा? 1857। ठीक है, इससे हटा दीजिए इसको। 1857, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटिश सरकार का जो गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए आप लोग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। इससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फर्स्ट है आपका, इसका फर्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया है कि 1857 की क्रांति जो है कहाँ से शुरू हुई थी? ठीक है, क्या बताना आपको? मेरठ उत्तर प्रदेश। कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 की विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? राजनैतिक कारण था, सामाजिक कारण था, आर्थिक और सैन्य एवं धार्मिक कारण था। ठीक है, धार्मिक कारण भी प्रचुर मात्रा में इसमें था और सैनिक कारण भी था। ठीक है, भारतीय जो सैनिक थे उसमें ब्रिटिश हुकूमत से बहुत ही नाराज थे। ठीक, जिस कारण यह विद्रोह बना था। ठीक, धार्मिक कारण क्या था? जैसे उनमें जो कारतूस दिए करते थे तो जानवरों की चमड़ी लगा कर दिया करते थे। ठीक, जिस कारण भी यह विद्रोह भड़का था। अन्य प्रमुख कारण थे, राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारतीयों द्वारा किया गया एक चरम प्रयास था, लेकिन वे कुछ कारणों से असफल रहे थे, जिनमें से आपसी ईर्ष्या। ठीक है, भारतीयों में क्या था उस समय? आपसी एकता नहीं थी, आपसी ईर्ष्या थी एक दूसरे की, फूट थी। ठीक है, एकजुट नहीं थे, और केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी।
कोई एक लीडर नहीं था जो इनको लीड कर सके, ठीक है, इनका जो नेतृत्व कर सकता था, जिस कारण यह जो है 1857 की क्रांति जो है असफल हो गई, ठीक है, इसमें ये क्रांति जो है सफल नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट है सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी जो थे क्या थे, 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। और 26 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, आपका संविधान लागू हुआ था संपूर्ण भारत में। 1952 से 1954 तक सी राजगोपालाचारी जो है मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। मद्रास के मुख्यमंत्री कब से कब तक थे? 1952 से 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये ध्यान रखना आपको, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। देखिए गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों अलग अलग हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। गवर्नर और गवर्नर जनरल में अगर प्रथम गवर्नर पूछेगा तो आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड क्लाइव। अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर जो था उसका जो पद का नाम बदलकर, मैंने बताया ना अभी, देखिए पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल हो गया था, गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम मैंने आपको पीछे बताया, पीछे स्लाइड में। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं कहना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये देखिए अब इसका आंसर देखिएगा, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो क्या था? वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक। क्योंकि 1700 ईस्वी में ये इसका समाप्त कर दिया था गवर्नर का पद, और गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। तो जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अब ये भी ध्यान रखना आपको, कैसे जोड़कर एक दूसरे से रखिएगा पॉइंट, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे बंगाल के अंतिम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? अभी आपको ध्यान रखना है, जो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वही भारत का क्या बना? वायसराय बना था, ठीक है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यही जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं बाद में भारत का वायसराय बना दिया गया था, क्योंकि गवर्नर जनरल की पद जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोग बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। स्वतंत्र, जब आपका देश 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। ये देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया था, यानी प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को मिली थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको मिली थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम दी गई थी, ठीक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये आप लोग को बताना है, कमेंट करिए। गरीबी हटाओ का नारा आपको किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना की बात हो रही थी, इससे कुछ जुड़ी जानकारी आप लोग देख लीजिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। एक्स्ट्रा पॉइंट में है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो क्या बताना आपको? जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी, ठीक है। और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 2017 में
ठीक, खत्म हो गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको देखना है इसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें 4 पॉइंट पर ध्यान रखना है। देखिए पॉइंट में कब से कब तक चली थी, कौन सा मॉडल था, क्या उद्देश्य था, क्या परिणाम रहे, ठीक है। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये आपका 1 अप्रैल, कब से, 1 अप्रैल से चलती, ठीक, 1 अप्रैल से जितनी भी योजनाएं चलेंगी वो 1 अप्रैल से शुरू होंगी और 31 मार्च को खत्म होंगी, ठीक है। 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1956 से 1961। यह योजना पीसी महान लुईस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का औद्योगिक विकास। ये क्वेश्चन आ चुका कई बार एग्जाम में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो तीव्र औद्योगिक विकास करना था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। यह योजना जो है सफल रही, इसमें जो है जो लक्ष्य रखा गया था उससे कहीं ज़्यादा ही इसमें मिला था, ठीक है, वृद्धि हुई थी। और कितनी वृद्धि हुई थी, इसमें जो है 4.1% की वृद्धि हुई थी, ठीक है, वृद्धि दर हासिल की गई थी। अगली पंचवर्षीय योजना है पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1961 से 1966 के बीच रहा था, ठीक है। 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला था, ठीक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसको क्या कहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, गाडगिल योजना। क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था ये। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है देखिए असफल रही थी, क्यों, क्योंकि जो देखिए इसका जो समय था 1961 से 1966 के बीच हुआ था, ठीक है। और 1962 में चीन जो भारत का युद्ध हुआ था, कब, 1962 में जो चीन भारत का युद्ध हुआ था 62 में, उसके कारण यह व्यवस्था असफल रही, ठीक है। चीन युद्ध के कारण यह फेल हो गई थी, ठीक है। इस योजना की वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक रूप से यह कितनी मिली थी, कितनी प्राप्त हुई, 2.4% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। लक्ष्य कितना था 5.6 का, और वृद्धि दर कितनी हुई थी 2.4, इसलिए यह योजना क्या है असफल रही थी। इसका असफल होने का मुख्य कारण क्या था, चीन भारत का युद्ध। ये ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप लोग। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय ध्यान रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका समय क्या था, समय इसमें ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। और उसका क्या उद्देश्य था ये ध्यान रखना है। मॉडल 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है, 3 पॉइंट। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र एवं एलन एस मात्रे, ठीक है, एलन एस मान्ने के मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, तो क्या बताना आपको, अशोक रुद्र और एलन एस मान्ने के मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डी आर गाडगिल ने तैयार किया था, ये ध्यान रखना आपको कि चौथी पंचवर्षीय योजना है जो इसका मॉडल किसने तैयार किया था, प्रारूप किसने तैयार किया था, मॉडल नहीं प्रारूप, ठीक है, मॉडल अलग हो गया प्रारूप अलग है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है इसको डी आर गाडगिल ने तैयार किया था। किस पंचवर्षीय ये इस है, ठीक है, यहाँ इसी पंचवर्षीय योजना का लीजिए। इस पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय वर्तमान पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी पीएम थी, वर्तमान पीएम, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इंदिरा गांधी। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, यह ध्यान रखना आपको। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ बताइए आप लोग, इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1989 तक थी, ठीक है। लेकिन यह सत्ता परिवर्तन के कारण जो है ये इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो मोरारजी देसाई यहाँ के भारत के पीएम बने। कौन पीएम बने, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है, यहाँ के पीएम बने, ठीक है।
और उन्होंने क्या किया, इसको पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले यानी 1978 को इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसका वैसे समय क्या था ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 था, लेकिन एक वर्ष पहले 1978 को ही इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सत्ता परिवर्तन के कारण यह योजना डीबी धर मॉडल पर आधारित थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वह डीबी धर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन व आत्मनिर्भरता था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो था वो गरीबी हटाओ था। ठीक है, यानी निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी को खत्म करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। इस योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, अभी पीछे मैंने बताया आपको। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी। सन 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। कब? ये आ चुका एग्जाम में। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कब से कब लाया गया था? 1975 को। ठीक है, अक्टूबर 1975 को आरआरबी, ठीक है, आरआरबी की स्थापना हुई थी। आरआरबी की स्थापना आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1975 को। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, रीजनल रेगुलर रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक होगा। ठीक है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसकी फुल फॉर्म होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये किसने किया था आपको बताना है सर्वप्रथम। ठीक, तो कौन है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप होगा। ठीक है, प्रारूप समिति जो आपका था, संविधान सभा थी, उसमें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इंदिरा गांधी ये आपकी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन सी? महिला। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे ये इनके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जनता पार्टी के नेता थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग और कमेंट करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ हैं, देख लीजिए। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, उस समय 1800 कब 1867-68 की बात है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई थी। ये ध्यान रखिएगा, कितनी रुपए? जब पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी तो उस समय राष्ट्रीय आय जो है प्रति व्यक्ति 20 रुपये बताई गई थी। दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन सी है पुस्तक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करता है। कौन? एनएसओ। देखिए एनएसओ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप लोग। एनएसओ का फुल फॉर्म जो होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या होगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ का फुल फॉर्म होगा। यही हमारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये आपका 16 है। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो ध्यान से इसको देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, नोट करते जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपके अच्छे अच्छे वीडियो आती रहेंगी और बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? ठीक है, मानव शरीर जो है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है उत्सर्जित करता है होती है, उसको कौन सा अंग उत्सर्जित करता है, निकालता है, उसका प्रमुख कार्य किस अंग का है ये बताना है आपको। ठीक है, निकालने के लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी है यकृत। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फेफड़ा। ठीक है, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जो उत्तरदायी है कौन है? फेफड़ा उत्तरदायी है। ये आपका देखिए मानव फेफड़ा बना हुआ है। ठीक है, दायां बायां फेफड़े दो बने हुए हैं। ये आपकी श्वास नलिका है, यहाँ से श्वास प्रवाहित होती है, दोनों लंग्स में जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाइवल लब है। ठीक है, ब्रीथिंग कर एयर आपके अंदर जाएगी, इसी लंग पाइप से आपको फेफड़े तक एयर पहुँचती है। ठीक, देखिए इससे जुड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग।
ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो मैंने 16 ही लिए हैं, लेकिन 16 क्वेश्चन से जो आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बताए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इस वीडियो से। तो ध्यान से इसको देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, ठीक। क्वेश्चन नंबर नहीं काउंट करना, क्वेश्चन नंबर तो 16 है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसका एक्सप्लेनेशन किया है और एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताए हैं, लगभग आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इससे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के मुताबिक, ठीक है, किसके, अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के मुताबिक हमारे दोनों फेफड़ों का जो वजन होता है लगभग 650 ग्राम होता है। कितना, 650 ग्राम, ठीक, 650 ग्राम लगभग वजन होता है। फेफड़ों का कार्य क्या होता है, सांस और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है, सांस और रक्त के बीच जो गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य कौन करता है, फेफड़ा करता है। फेफड़ों के द्वारा वातावरण से क्या है, फेफड़ों के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन रक्त परिसंचरण में प्रवाहित होती है, किसमें, रक्त परिसंचरण में प्रवाहित होती है, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर वातावरण में छोड़ी जाती है। तो ये जो कार्य करता है, रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर वातावरण में उत्सर्जित करने का कार्य कौन करता है, फेफड़ा करता है, ठीक है। इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, वातावरण में छोड़ी जाती है। श्वास नली दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित होकर दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। किस फेफड़े में, ये ध्यान रखिएगा, दाएं फेफड़े में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सीने में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 24, ये आपको बताया मैंने। ये जो आपका सीना होता है ऐसे बना होता है, ठीक है, इसमें जो हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं, हड्डियां 24 होती हैं। 12 हड्डियां जो होती हैं बाएं में होती हैं, बाएं तरफ, और 12 हड्डियां जो होती हैं दाएं तरफ होती हैं, ठीक है। जीभ मांसपेशियों और स्नायुओं से निर्मित होता है, ये ध्यान रखिएगा। जीभ जो होती है मांसपेशियों से और स्नायुओं से निर्मित होती है, ठीक है। पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर यह नाल के आकार की, किधर, नाल के आकार की, ऐसे कुछ नाल होती है, ठीक है, नाल के आकार की एक नरम हड्डी से जुड़ी होती है, ठीक है, जिसे हम जिहास्थी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिहास्थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आपकी जीभ जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, किस हड्डी से, जिहास्थी से जुड़ी होती है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्लाइड का। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। अभी पीछे मैंने बताया आपको, ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप लोग। देखिए तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ जान लीजिए। तंत्रिक तंत्रिक कोशिका या तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, उत्तेजनी कोशिका होती है, ठीक है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना होता है, ठीक है। जितनी भी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, कौन करता है, आपका न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक, यानी तंत्रिका तंत्र, ठीक। सूचनाओं का आदान प्रदान और विश्लेषण करने का कार्य किसका होता है, न्यूरॉन का होता है, ठीक है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होती है, किसके द्वारा, विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होती है, ठीक है। सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है, न्यूरॉन के द्वारा या तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से दोस्तों। और एक क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है आपको बताना है, और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। इसी सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, यानी जीके जीएस का मंथन का जो पार्ट 5 आएगा उसमें इसका आंसर बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी आंसर आपको आता है, ठीक है। तो ये कुछ आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जीके जीएस मंथन पार्ट 4 था, ठीक है। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन और वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को, वीडियो को लाइक और इसका जो है सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। बेल आइकन दबाने से आपको क्या होगा, जो भी वीडियो आपकी अपलोड होगी